फिर देखिए आईपीसी में आपका ये अध्याय 17 पहले पढ़ाया जाएगा, 16 अभी तैयार नहीं हो पाया है, इसको इसके बाद पढ़ाया जाएगा। अध्याय 17 आपका संपत्ति के विरुद्ध अपराध पहले हम पढ़ा देते हैं, तब आपका शरीर के विरुद्ध अपराध चलेगा। देखिए संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह चैप्टर आपका 17 में किया गया है, और धारा आपका 378 से लेकर 462 तक, यानी कि सेक्शन 378 से लेकर 462 तक में आपका प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो अपराध होते हैं उनका वर्णन किया गया है। इधर से भी मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, इधर से आपका मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। मॉडल पहले देख लिया जाए तब उसके बाद शुरू किया जाए कह करके। एक तो चोरी की परिभाषा ही दे देता है, फिर आपका लूट और डकैती में अंतर, फिर लूट की परिभाषा, एक्सटॉर्शन की भी परिभाषा दिया है, और चारों में डिफरेंस क्या है वो याद करना पड़ेगा। यानी कि चोरी और उद्यापन में क्या अंतर है, फिर आपका लूट और डकैती में क्या अंतर है, फिर चोरी और लूट में क्या अंतर है। तो जो डिफरेंस है इधर आपका सभी तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद आपका कुछ समस्याएं देता है और उस समस्याओं का समाधान करना रहता है। तो इधर से लगभग 50% क्वेश्चन समस्याओं के बनेंगे। के विरुद्ध अपराध दिए गए हैं। तो संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा इमूवेबल, यानी कि एक चल संपत्ति होगी और दूसरा अचल संपत्ति। तो इसमें कुछ अपराध ऐसे मिलेंगे जो केवल चल संपत्ति के प्रति होंगे, और कुछ अपराध ऐसे मिलेंगे जो चल और अचल दोनों प्रॉपर्टियों के विरुद्ध होंगे। तो जो चोरी होगी वह केवल चल संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। आपराधिक दुर्विनियोग पूछा जाता है, वह भी केवल चल संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। और इधर अन्य जो अपराध रहेंगे वह चल और अचल दोनों संपत्तियों के विरुद्ध है। संपत्ति संबंधी अपराधों को इस चैप्टर में जो दिया गया है 378 से लेकर 462 तक, इसको 3 वर्गों में बांटा जाता है, यानी कि इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला भाग उन विषयों से संबंधित हैं जिसमें व्यक्ति की संपत्ति छिन जाती है, यानी कि व्यक्ति अपने संपत्ति से वंचित हो जाता है। इसके लिए प्रावधान आपका 378 से लेकर 420 नहीं 378 से लेकर 424 तक है, यानी कि धारा 378 से लेकर 424 तक में जो हम पढ़ेंगे इसमें हम दिखाएंगे कि व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित हो गया, माने उसकी संपत्ति क्या की जाती है, छीन ली जाती है। 425 से लेकर और 440 तक की जो धाराएं हैं जो रिश्ती या मिसचीफ से रिलेटेड है, इसमें व्यक्ति की संपत्ति छीनी नहीं जाती बल्कि उसे नुकसान पहुंचाया जाता है, हानि पहुंचाई जाती है, यानी कि संपत्ति के प्रति दोष कारित किया जाता है या उसको रिश्ती कारित की जाती है, अर्थात मिसचीफ होता है, यानी कि संपत्ति छीनी नहीं जाती बल्कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। अंतिम जो क्लाज हैं 441 से लेकर और 462 तक, इसमें
व्यक्ति न तो अपनी संपत्ति से वंचित होता है, न ही व्यक्ति की संपत्ति को हानि होती है, बल्कि जो किसी व्यक्ति का संपत्ति संबंधी जो राइट होता है उस राइट का वायलेशन होता है, यानी कि सांपत्तिक अधिकार का हनन होता है। तो 3 तरीके से आपको पढ़ना है। पहला हम शुरू करने जा रहे हैं आपका थेफ्ट के बारे में, यानी कि चोरी के बारे में। चोरी के बारे में जब भी पढ़िए तो आइए देखा जाए, पहले परिभाषा देखी जाए, लेकिन कुछ सामान्य बातें एक दो और हम बता दें। चोरी आपका संपत्ति संबंधी अपराधों में सबसे विख्यात और जो प्रथम अपराध है, यानी कि जो दिया गया है बेयर एक्ट में, वह थेफ्ट या चोरी का अपराध है। यह अपराध केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति के प्रति ही किया जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट याद रखिए। चोरी की परिभाषा 378 में दी गई है और इसको समझाने के लिए 378 में 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। यानी कि चोरी को और अच्छे से समझाने के लिए 5 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं और 16 इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, यानी कि 16 दृष्टांत दिए गए हैं। 16 दृष्टांत में आपका यहाँ से भी पूछा जाता है, हम बताएंगे टेक्निकल क्वेश्चन। जो ये 16 दृष्टांत दिए गए हैं, 10 दृष्टांतों में चोरी के तत्व पाए जाते हैं, लेकिन 6 दृष्टांतों में 6 उदाहरणों में चोरी के तत्व नहीं पाए जाते। तो अगर देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, चोरी को परिभाषित करिए, तो ठीक है भाई 378 आवश्यक तत्व निकाल के और उसकी क्या कर देंगे व्याख्या। आपका समस्या देगा, 2-3 समस्या आई है उसको भी देख लिया जाए। क्या कोई व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की चोरी कर सकता है कि नहीं, ये दूसरी समस्या आती है। तो आपका कुछ दशाओं में हम बताएंगे कि कोई व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की भी चोरी कर सकता है। यानी कि आईपीसी में एक अजीब स्थिति लाई गई है कि कुछ दशाओं में कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी के लिए जिम्मेदार होगा, उदाहरण बताया जाएगा। इसके बाद आपका कभी मैंने समस्या तो बनती है, आपका जो मुख्य समस्या बनती है वह सेवक और मालिक पर बनती है। एक मालिक ने अपने सेवक को एक प्लेट देख रेख के लिए न्यस्त किया है और नौकर प्लेट का मिसयूज कर देता है, तो नौकर ने कौन सा अपराध किया। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें बनता है कि एक मालिक है अपने सेवक को प्लेट न्यस्त करता है और सेवक प्लेट का दुर्विनियोग करता है, यानी कि आपका मिसयूज कर लेता है, तब सेवक ने कौन सा अपराध किया। फिर जो यूपी में आपका समस्या बनी है, तो ये पंखा बंद करिए, बहुत आवाज़ कर रहा है। देखिए फिरोज भाई कौन है ये वाला पंखा तब तक बंद करिए, कौन आवाज़ कर रहा है। तो इधर बंद करके एक झाट चला दीजिए, एक पंखा बंद करिए भाई। एफ लिखा होगा और देखिए, रुकिए, रहने दीजिए, रहने बंद हो रहा है, छोड़ दीजिए आप। लाइट देखिए तो कौन है, एक झाट नौतो वाला चला दीजिए। बंद नहीं हुआ क्या आप। ये वाला आवाज़ कर रहे हैं क्या। देखिए तो कौन है ये।
लग रहे हैं हवा, उतना कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भाई, आ गया आपका जो समस्या आपका यूपी में बनी है, वह आपका केन मेहरा के वाद से भी बनी है। आपका केन मेहरा के वाद से भी समस्या बनी है। आपका जो जहाज वाली है, दो बार आपका मेंस में ये समस्या बनी है चोरी से। तो आइए एक एक करके शुरू किया जाए और तब आपका एक एक क्वेश्चनों को निपटाया जाए और हर एक समस्या को आपको देखना भी है। एक और आपका सामान्य बात बता दिया जाए, तब चोरी की परिभाषा आपका शुरू की जाए। देखिए, एक और सामान्य बात जो आपको पढ़नी है कि चोरी की परिभाषा आईपीसी की धारा 378 में दी गई है। सामान्य चोरी या सादा चोरी या चोरी के लिए सामान्य दंड का प्रावधान आपका अगली धारा यानी कि 379 में दी गई है। जबकि चोरी के जो सीरियस रूप है या चोरी के गंभीर रूप है, वह 380, 381 और 382 में दिए गए हैं। सबसे चोरी का जो गंभीर रूप है वह 382 धारा में दिया गया है, जो एकदम लूट के करीब है। यानी कि 382 जो सेक्शन में दिया गया है चोरी के लिए दंड, अपराध चोरी का ही है, लेकिन एकदम लूट के या राबरी के एकदम करीब हैं। अब आइए चोरी की परिभाषा देखिए, लिखने का मॉडल भाई मेंस में आपका दो तीन मॉडल से आप भूमिका तैयार कर सकते हैं। देखिए, पहला मॉडल ये लोग माने ये हैं कि अगर आ जाए कि चोरी को परिभाषित करिए, तो आपका जवाब ये भी हो सकता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा माने भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 में धारा 378 से लेकर 462 तक में संपत्ति के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि प्रथम अपराध चोरी को धारा 378 में परिभाषित करते हुए यह कहा गया है। यानी कि एक भूमिका ये है कि आप किस चैप्टर में चोरी है और ये दिखा सकते हैं, और तब आपका ये जरूर लिख दीजिएगा कि संपत्ति संबंधी अपराधों में जो प्रथम अपराध दिया गया है वह थेफ्ट या चोरी का है, और तब आपका डायरेक्ट 378 शुरू करिएगा। प्रयास ये करिए कि जो 378 का बेयरेक्ट है 2-3 लाइन का, उसको कम से कम हूबहू उतारिए। मैं फिर बता रहा हूँ, यानी कि जो आपका बेयरेक्ट है 378 का आपका 3 से 4 लाइन, कम से कम उसको भाई रट्टा मारना पड़ेगा। अब यहाँ अपनी भाषा काम नहीं करेगी। प्रयास ये करिए कि आप इसको भाई 2-3 लाइन कम से कम क्या करिए, रट डालिए। देखिए, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। तो कम से कम इतना शब्द तो आप हूबहू याद रखिए। फिर एक बार देखिए, जो कोई मतलब कि चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, और चाहे देशी हो या विदेशी, उससे मतलब नहीं है। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति या रजामंदी के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। तो 2 बार बताया गया। जाकर जिनको भाई में देना है, कम से कम जाकर घर पर एक बार और क्या करेंगे आप तैयार। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखेंगे कि उपर्युक्त परिभाषा के विश्लेषणोपरांत चोरी के निम्नलिखित आवश्यक तत्व निष्कर्षित होते हैं।
या उत्पन्न होते हैं, जो भी लिखिए, निष्कर्षित होते हैं भी आपका हो सकता है, या चोरी के आवश्यक तत्व निकलते हैं। अब जो भी आवश्यक तत्व निकलते हैं, उन्हीं आवश्यक तत्वों को आपको लिखना है। चोरी के देखिए 5 आवश्यक तत्व निकलते हैं। पहला आपका संपत्ति का चल संपत्ति रहा होना, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी, संपत्ति का कैसी संपत्ति रहा होना। चल संपत्ति ऐसी संपत्ति का किसी के पोजीशन में, यानी कि किसी के कब्जे में रहा होना। इसके बाद ऐसे कब्जेधारी की सम्मति के बिना, यानी कि आपका ऐसे कब्जेधारी की सम्मति सम्मति के बिना उसको हटाना, यानी कि सम्मत के बिना उसको हटाना। इसके बाद आपका अगला है कि जो हटाया जा रहा है, तो हटाने का जो कार्य हो रहा है वह बेईमानी के इरादे से हो रहा है नहीं। चलिए तीसरा हो गया ऐसी, फिर एक बार देखिए, इधर उधर थोड़ा क्रम हो गया, फिर एक बार हम देखते हैं इसको। पहला ये है कि जो प्रॉपर्टी होगी वह मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, यानी कि चल संपत्ति। दूसरा तत्व बेयर एक्ट से ये निकला कि ऐसी संपत्ति का किसी के कब्जे में होना, यानी कि चोरी के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रॉपर्टी किसी के पोजीशन, आधिपत्य या कब्जे में हो। अगर लावारिस संपत्ति है, कोई व्यक्ति कब्जे का हकदार नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उस संपत्ति की चोरी किसी भी हाल में नहीं होगी। तीसरा आवश्यक तत्व है कि ऐसी संपत्ति को हटाना, यानी कि कब्जे से बाहर ले जाना या क्या करना, हटाना। ऐसा जो हटाने का कार्य हो रहा है आपका कब्जेधारी की सम्मति के बिना, यानी कि उसकी रजामंदी के बिना हटाया जा रहा है, और हटाते समय इरादा आपका बेईमानी का है, यानी कि इरादा क्या है, डिसऑनेस्टली, यानी कि बेईमानी। अब समस्या ये है कि जब चल संपत्ति लिखिएगा तो इसी में ऐड करिएगा धारा 12। जब आप कब्जा लिखेंगे तो आप ऐड करेंगे धारा 27। जब हटाना लिखेंगे तो इसमें कुछ स्पष्टीकरण को ऐड करेंगे जो 378 में है। जब सम्मति लिखेंगे तो आप 90 दिखा सकते हैं कि कब सम्मति वैध होगी और कब अवैध होगी। और बेईमानी जब लिखिएगा तो कम से कम धारा 24 लिखिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन आवश्यक तत्वों की व्याख्या करिए तो कम से कम आईपीसी की कुछ धाराएं इन आवश्यक तत्वों को लिखते समय उसी के अंदर समाहित करेंगे। तो 5 आवश्यक तत्व हैं। अब देखिए पांचों की जो व्याख्या लिखेंगे, अगर समय रहे तो थोड़ा व्यापक लिखिए और नहीं तो थोड़ा शॉर्टकट में कर दीजिए। तो पहला हम तत्व उठाते हैं, और आपका पहला तत्व उठाते हैं, आपका पहला कह सकते हैं तत्व है संपत्ति का चल संपत्ति होना। चोरी की पहली आवश्यक शर्त यह है कि जिस संपत्ति के प्रति अपराध किया गया है वह मूवेबल प्रॉपर्टी हो, यानी कि चल संपत्ति हो। चल संपत्ति किसे कहा जाएगा, इसको आपका इस संहिता की धारा 22 में स्पष्ट किया गया है, जिसके अनुसार, यानी कि तुरंत कौन सी धारा लिखेंगे चल संपत्ति को दिखाने के लिए, आपका 22 भी याद करके जाना है। हर भांति की मूर्त इसके अंतर्गत, यानी कि चल संपत्ति के अंतर्गत
हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, कारपोरल प्रॉपर्टी आती है। यानी कि पहला नियम ये हुआ कि जितनी संपत्तियां दिखाई दे रही हैं, यानी कि जितनी संपत्तियां आपका मूर्त हैं, कारपोरल हैं, यानी कि हम जितनी संपत्तियों को देख सकते हैं वे सभी संपत्तियां चल संपत्ति होगी। लेकिन आपका लेकिन लग गया है, यानी कि फिर एक बार बताया जाए, कई बार उदाहरण लेकिन पर बताया गया है। यानी कि जो 52 बीघा पुदीना वाले होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक लड़का है, प्रयागराज में आया पढ़ने और कहा कि हमारे घर तो 52 बीघा प्याज बोई जाती है, 52 बीघा पुदीना बोया जाता है, लेकिन जब चाय की बारी आएगी तो मौर्य जी को लोग पकड़ेंगे कि चलो 5 रुपया का क्या पिला दो चाय। तो यानी कि आपका सब कुछ सही है मौर्य जी, यानी कि 52 बीघा पुदीना वाला ये लड़का है, लेकिन चाय का पैसा नहीं है। तो इसी को फाउंडेशन कहा जाता है कि हाव भाव मित्रों में खूब दिखाइए, भले भोजन न हो। तो कई लोग हमको भी कहे कि सर थोड़ा ड्रेस सूट बूट और इत्यादि पहन कर आइए, तो आदत जब पड़ी है पहले से तो कहाँ से अब पहन के आया जाए आपका सूट बूट। तो लेकिन लगाना है, फिर एक बार बैक होइए। साम इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की मूर्त संपत्ति आती है जिसे देखा जाए। तो आप लोग कहेंगे कि मकान भी दिख रहा है आँख से, आपका पेड़ भी दिख रहा है, क्या ये भी चल संपत्ति है? तो लेकिन लगा है आगे, लेकिन देखिए, किंतु या लेकिन यानी कि बट या परंतु कहिए, कुछ संपत्तियां ऐसी दी गई हैं धारा 22 में जो मूर्त तो है, दिखाई तो देती हैं, लेकिन उन्हें मूवेबल या जंगम या चल संपत्ति न मानकर अचल माना गया है। तो कौन कौन सी संपत्तियां हैं जिन्हें चल न मानकर अचल माना गया है? तो देखिए, किंतु के बाद, किंतु भूमि यानी कि जमीन और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से अस्थायी रूप से जुड़ी हो, इसके अंतर्गत नहीं आती। यानी कि 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो मूर्त तो हैं, दिखाई तो देती हैं, लेकिन चल संपत्ति नहीं माना जाएगा। तो कौन कौन चीजें हैं? पहला हो गया भूमि, यानी कि जो ये लैंड है, भूमि है, ये चल न होकर कैसी संपत्ति है? अचल। दूसरा आपका भूबद्ध हो गया, भूबद्ध का मतलब अटैच हो गया। अटैच का मतलब होता है कि जिनकी जड़ें जमीन में हैं या जिनकी नींव जमीन में है। जैसे ये मकान है, इसकी नींव जमीन में है, पेड़ पौधे हैं, उसकी जड़ें जमीन में हैं, तो भले ये दिखाई दे रहे हों, लेकिन इन्हें चल संपत्ति न मानकर अचल माना जाएगा। तीसरा आपका ऐसी वस्तुएं जो भूबद्ध वस्तुओं से अस्थाई रूप से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मकान है और इसमें परपिचुअल रूप से, शाश्वत रूप से या अस्थाई रूप से कुछ चीज़ें जुड़ी हैं, जैसे दरवाज़ा हो गया, खिड़की हो गया आपका इत्यादि, इनका जुड़ाव अस्थाई है, तो ये भी चल न मानकर कैसी मानी जाएगी? तो आपका भूमि या भूबद्ध नहीं है, किंतु भूबद्ध वस्तुओं से अस्थाई रूप से ये क्या है? जुड़ा है। तो ये पंखा भी चल न होकर क्या माना जाएगा? अचल। फिर एक बार देखिए, संपत्ति का रूप परिवर्तित होता रहता है, वहीं संपत्ति चल भी हो सकती है, वहीं संपत्ति अचल भी। जैसे कि उदाहरण, दीवार में ईंट है, आप दीवार में जुड़ा हुआ है तो वह अचल हो गया, और जैसे ही दीवार से आप निकाले वह किस में कन्वर्ट हो गया? चल।
फिर आप वहीं दीवार में लगा दिए तो अचल। तो हमेशा रूप जो है कुछ वस्तुओं का क्या रहता है, परिवर्तित। चल से अचल भी हो सकती हैं और अचल से चल। अगला देखिए, आपका जहाँ तक चल संपत्ति की बात है, आपका कह सकते हैं कि 4-5 उदाहरण इसमें देखा जाए। चल अचल में 3-4 उदाहरण देखा जाए। जब भी ये उदाहरण न लिखेगा, एक उदाहरण भले लिख सकते हैं, क्योंकि 5 स्पष्टीकरणों को भी कहीं न कहीं समाहित करना है। तो जो पहला स्पष्टीकरण है आपका, इसी चल संपत्ति की जब परिभाषा देंगे, व्याख्या करेंगे, तो इसी में आपको कवर करना होगा। अभी हम बताएंगे। देखिए उदाहरण क्या पूछा जाता है। एक तो पेड़ वाला उदाहरण पूछा जाता है, दूसरा पंखा वाला उदाहरण बताया जाए। एक पेड़ जमीन से लगा है, चूंकि उसकी जड़ें जमीन में हैं, अतः ऐसी दशा में वह भूबद्ध माना जाएगा, अटैच माना जाएगा और वह अचल संपत्ति है, अतः चोरी नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही पेड़ को काटना शुरू किया गया और आपका कह सकते हैं कि मालिक आ गए और आधा चोर पेड़ को काटा था और तब तक चोर भाग गया, तो ये चोरी तो नहीं होगी, लेकिन ये चोरी का प्रयास होगा, यानी कि अटेम्प्ट टू थेफ्ट होगा। जैसे ही पूरा पेड़ काट दिया गया, भले वह पेड़ लेकर न गया हो, लेकिन पूरा पेड़ की जो जड़ थी वह जमीन से पूरी तरह पृथक हो जाती है, तो वह चोरी हो जाएगी, क्योंकि चोरी के लिए वस्तु का ले जाना आवश्यक नहीं है, बल्कि आपका जमीन से पूरी तरह पृथक होना ही पर्याप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रंच मात्र यानी कि जरा सी भी आपका संपत्ति हटाई गई है, तो वह चोरी माना जाएगा। इसी पर उदाहरण और भी बनते हैं कि एक चोर था, आपका एक स्त्री सो रही थी, कान का बाली निकाला और बाली मेज पर रखा था। तब तक स्त्री जग गई और बिना बाली लिए हुए वह फरार हो गया, यानी कि बिना झुमका लिए हुए वह भाग गया। तो कौन सा अपराध किया? तो कई लोग दिमाग उल्टा लगाते हैं कि भाई सामान तो छोड़कर भागा, तो छोड़ने से मतलब नहीं है, कान में सामान लगा था, अगर कान से निकाल कर वहीं रख देता या मेज पर रखता तो रंच मात्र भी संपत्ति हटाना भारत में पर्याप्त है चोरी के लिए, लेकर भागना आवश्यक नहीं है। भाई अगर मेज पर भी रखा है कि हम कह सकते हैं कि दूसरे कान का निकालेंगे तब लेकर भागेंगे, तब तक छोड़कर भाग गया तो वह चोरी के लिए दंड का भागी होगा। ऐसी भी समस्याएं पूछी जाती हैं। आइए चल संपत्ति की जहाँ तक बात है, चल संपत्ति को और क्लियर करने के लिए आपका 378 का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पर गौर करिए। देखिए क्या कहता है। 378 का स्पष्टीकरण 1 यह बताता है कि अब यहीं जोड़ेंगे एक्सप्लेनेशन भी, पांचों कहीं ना कहीं आपको ऐड ही करना है। देखिए कि जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम संपत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती, किंतु ज्यों ही वह भूमि से पृथक की जाती है, वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। हम भी तो वही बता रहे हैं। पेड़ अगर लगा है, वह भूबद्ध है, तो चोरी का विषय नहीं है, लेकिन जैसे ही पेड़ को जमीन से पूरी तरह अलग कर दिया गया, वह चोरी का विषय हो जाएगा, क्योंकि अब वह अचल संपत्ति न होकर किसमें कन्वर्ट हो गया है, चल में। जैसे ये पंखा है, पंखा आपका लगा है, ये अचल संपत्ति है। जैसे ही आपने
पंखा को वहाँ से अलग किया, अब ये चल हो जाएगी और चोरी का विषय हो जाएगी। यानी कि ये पंखा लगा है, कोई पंखा खोल रहा है और आधा खोला अभी पंखा लगा ही है, तब तक मालिक आ गए, भाग गया, तो ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट होगा, चोरी का प्रयास होगा। लेकिन पंखा आपका पूरी तरह अलग कर दिया है ऊपर से, भले लेकर न भागा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। चोरी के लिए संपत्ति का जरा सा भी रंच मात्र भी अलग करना क्या है, पर्याप्त। भागना आवश्यक नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो आपका स्पष्टीकरण 1 ये बताता है कि जब तक कोई वस्तु भूबद्ध है तो वह अचल संपत्ति है, चोरी का विषय नहीं है। लेकिन जैसे ही वह पृथक की जाती है, वैसे ही वह चोरी, जैसे ही भूमि से वह अलग की जाती है, वह चोरी का विषय हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अगला देखिए आपका दूसरा जो एसेंशियल एलिमेंट है कि ऐसी संपत्ति को किसी व्यक्ति के कब्जे में होना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है और आपका ये भी अच्छे से लिखना पड़ेगा। देखिए, चोरी की दूसरी आवश्यक शर्त ये है कि जो चल संपत्ति है वह किसी व्यक्ति के कब्जे में हो। चोरी कब्जे के विरुद्ध अपराध है, स्वामित्व के विरुद्ध नहीं। अतः यह हो सकता है कि उस चल संपत्ति का स्वामी कोई और हो, कब्जाधारी कोई और हो, तब भी चोरी का अपराध होगा, क्योंकि चोरी स्वामित्व के विरुद्ध अपराध न होकर कब्जे के विरुद्ध अपराध है। यानी कि किस किस व्यक्ति का किसी संपत्ति पर कब्जा है कि नहीं, यह इसका निर्धारण करना एक कठिन काम है। यानी कि आपका सबसे कठिन काम यह है कि क्या किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर कब्जा था। ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि जहाँ तक कब्जे की बात है, कब्जा दो प्रकार का हो सकता है। एक आपका तात्कालिक और एक दूरवर्ती। तात्कालिक को इमीडिएट कहते हैं और दूरवर्ती को मीडिएट। जब भी आप कब्जा लिखिए कि चोरी कब्जे के विरुद्ध अपराध है, एक लाइन और दिखाइएगा कि जिन वस्तुओं पर किसी का कब्जा नहीं है या जिन वस्तुओं पर कब्जा किया जाना संभव नहीं है, उनकी चोरी नहीं होगी। जैसे कि आपका बहता हुआ जल है, आपका सूर्य का प्रकाश है, आपका माने बारिश का पानी है, ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, ये प्रकृति ने हमें दिया है, अतः इसकी चोरी नहीं होगी। लेकिन अगर मानव ने इसमें कुछ सुधार किया है, जैसे सूर्य के प्रकाश से सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाई गई और वह बिजली आपके घरों में आ रही है और उसकी चोरी करते हैं, तब व्यक्ति चोरी के लिए दंडित हो सकता है। जैसे पानी है, आपका समुद्र का पानी निकाला गया, मशीन से साफ किया गया और तब आपको दिया जा रहा है, तब उसकी चोरी हो सकती है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, जो पड़ी हुई प्रॉपर्टी होती है, जो लाबादा संपत्ति होती है, लावारिस संपत्ति होती है, यानी कि जो आपका पड़ा हुआ सामान है, उसकी चोरी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा सामान किसी के कब्जे में नहीं होता। जैसे कि आपका पर्स गिर गया, मोबाइल कहीं गिर गया और एक आदमी उठा लिया, तो आपका चोरी का अपराध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसी दशा में वह संपत्ति अब आपके कब्जे में नहीं है। तो आगे बताया जाएगा कि अगर कब्जे में नहीं है तो कौन सा अपराध होगा, इसको आगे और कवर किया जाएगा। आपराधिक दुर्विनियोग होगा,
यानी कि आपराधिक दुर्विनियोग होगा। जब भी आप पजेशन लिखिए, देखिए आपका प्री के लिए तो बहुत लंबा पढ़ाया जाता है, उतना पढ़ाना संभव ही नहीं है मेंस के लिए। जब भी आप कब्जा लिखिएगा, एक सेक्शन का जरूर उल्लेख करिएगा, और वह सेक्शन 27, यानी कि आपका भले थोड़ा शॉर्टकट में लिखिए, लेकिन 27 को जरूर लिखिए कि धारा 27 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कुछ दशाओं में आपका जो पत्नी का कब्जा है, सेवक का कब्जा है, लिपिक का कब्जा है, वह इनका कब्जा न मानकर पति का कब्जा माना जाएगा, मालिक का कब्जा माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ दशाओं में सामान दूसरे व्यक्ति के पास है, और उस पर कब्जा किसका माना जाएगा? दूसरे व्यक्ति का। यहाँ से समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है, और वहीं आपको गौर करना है। वैसे एपीओ के इंटरव्यू में तो कौन सा दृष्टांत नंबर है वह जाकर पूछ लिया है, यानी कि जो ये एडल्ट्री वाला मामला है, दृष्टांत नंबर इंटरव्यू में पूछा, लेकिन मेंस में दृष्टांत नंबर नहीं पूछेगा। अगर पूछता है तो आपका दृष्टांत भले पूछ दे। यहाँ से समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है, तीन चार समस्याएं निकाला जाए आपका कब्जे पर, और आपका 27 जरूर लिखिएगा। देखिए क्या क्या समस्या बनी है। एक प्लेट वाली समस्या बनती है, तो दो शब्द इसमें आप मेंस में पकड़िएगा कि अगर ये दिया रहे कि मालिक ने प्लेट को आपका अपने नौकर को या सेवक को देख रेख के लिए नष्ट किया है, यानी कि शब्द पकड़िएगा, देख रेख के लिए क्या किया है? न्यस्त किया है। और केवल ये दे दे कि न्यस्त किया है, तो दोनों में आपका अंतर है। पहला नियम याद रखिए, पहले इस समस्या, इसके बाद आपका दूसरा कोट वाला उदाहरण पूछा जाता है, और आपका एक भिखारी का पूछ लेगा और एक जार का पूछ लेगा। ज़्यादा पूछेगा तो या तो भिखारी का पूछ लेता है या जार का पूछ लेता है। पहले धारा 27 देखिए, क्योंकि ये जो जितने देखिए, यहाँ आपका पहले 20 थोड़ा समय लगता है चोरी में ही आपका, उसके बाद लूट में लगेगा थोड़ा, उसके बाद डकैती तो 5 मिनट में निपट जाएगी। यानी कि सबसे जो बड़ा अपराध है 5 मिनट का है। वहीं जो समय लगता है आपका, एक तो बराबरी थोड़ा पढ़ाने में वो समझना है, शब्दों को समस्या उसमें आती है, और ज़्यादा व्यापक आपका चोरी है, पहला अपराध भी है और सबसे व्यापक है। वैसे आपका जब प्री के लिए चलता है तो 3 से 4 दिन लग जाता है, लेकिन प्रयास किया जाए कि भाई एक लेक्चर में कम से कम क्या किया जाए, चोरी के अपराध को समाप्त किया जाए। थोड़ा समय लगेगा इसमें, यानी कि पहले अपराध में समय लगेगा,
फिर देखिए आपका पहले धारा 27 पर गौर करिए, इंटरव्यू में भी पूछा गया है। देखिए 27 आपका ये पूछा गया था कि मीडिएट पोजेशन, मीडिएट माने मध्यवर्ती कब्जा, दूरवर्ती कब्जा या व्यवहित कब्जा, व्यवहित हिंदी में कहते हैं, का प्रावधान आईपीसी के किस सेक्शन में है? तो 27 मारेंगे। व्यवहित का मतलब ये हुआ कि वास्तव में उस संपत्ति पर कब्जा कोई अन्य व्यक्ति रखता है, लेकिन कानूनन कब्जाधारी अन्य व्यक्ति माना जाएगा। जैसे कि एक मालिक है, अपने सेवक को प्लेट देख रेख के लिए न्यस्त किया है कि तुम देख रेख करो, तो धारा 27 आईपीसी की बताती है कि ऐसी दशा में भले ही उस प्लेट पर कब्जा सेवक का हो, लेकिन कानूनन उस पर कब्जा किसका माना जाएगा? मालिक का। और अगर सेवक प्लेट का मिसयूज कर लेता है तो ऐसी दशा में सेवक चोरी के लिए दंडित किया जाएगा, यानी कि थेफ्ट के लिए दंडित होगा। तो पहला हमने शब्द लिखा था देख रेख के लिए नष्ट किया गया हो, तो आप चोरी कराइएगा और निश्चित रूप से धारा 27 का क्या लीजिएगा? सहारा। दूसरा ये है कि अगर देख रेख शब्द न रहे तो दूसरा उदाहरण देखा जाए, एक मालिक है, अपने सेवक को प्लेट न्यस्त करता है, देख रेख शब्द नहीं दिया है। न्यस्त का मतलब हुआ ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब ही हुआ विश्वास, यानी कि सेवक पर विश्वास करके और सेवक को प्लेट दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि मालिक ने उस प्लेट पर अपना कब्जा त्याग दिया है और कब्जा अब किसके पास है? सेवक के पास। अगर फिर हम बता रहे हैं, अगर देख रेख शब्द न्यस्त के पहले रहे, यानी कि कब्जा मालिक का और देख रेख न रहे, केवल क्या रहे? न्यस्त रहे, यानी कि मालिक का कब्जा अब नहीं है प्लेट पर, किसका कब्जा है? सेवक का। तो चूंकि मालिक ने सेवक पर बिलीव किया, विश्वास किया, और सेवक ने विश्वासघात किया, तो ये विश्वासघात का जो अपराध है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, यानी कि आपराधिक न्यास भंग का अपराध होगा। अब आइए दूसरा जो मॉडल आपका बनता है वह पत्नी पर बनता है, और उस मॉडल ये मॉडल बन चुका है, अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। अगला जो हम बता रहे हैं, ये एक पति है, अपना कोट पत्नी को रखने के लिए देता है और पत्नी उस कोट को जार को दे देती है या भिखारी को दे देती है। तो दोनों दृष्टांत एक साथ हम निपटाते हैं, या जार को दे दे या भिखारी को दे दे। तो ऐसी कंडीशन में भिखारी का दायित्व बताइए कि क्या वह चोरी के लिए दंडित होगा कि नहीं? तो बस नॉलेज यहाँ दिखाइएगा। अगर भिखारी जानता है कि ये कोट पति का है और पत्नी को इस कोट को देने का हक किसी को नहीं है, तब तो भिखारी वह कोट ले लेता है पत्नी से, तो वह कोट की चोरी के लिए दंडित किया जाएगा, क्योंकि धारा 27 के अनुसार भले पत्नी के पास कोट हो, लेकिन कानूनन उस कोट पर कब्जा किसका माना जाएगा? पति का, पति का माना जाएगा। और अगर भिखारी या जार को इस बात का ज्ञान नहीं है कि पत्नी को देने का हक नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर अगर भिखारी या जार ने सद्भावना पूर्वक कार्य किया तो वह चोरी के लिए दंडित नहीं होगा, और दुर्भावना पूर्वक कार्य किया तो चोरी के लिए क्या होगा? दंडित। यानी कि वह जानता है कि नहीं? अगर वह जानता है कि ये कोट पति का है और पत्नी को देने का इसे हक नहीं है,
तो वह चोरी के लिए दंड का भागी होगा। और अगर नहीं जानता है और सद्भावना पूर्वक ले लिया कोर्ट, उसे नॉलेज नहीं था, तब वह किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। तो कब्जा लिखते समय आप 27 का सहारा जरूर लीजिएगा, मैं फिर बता दूं। अगला आवश्यक तत्व देखा जाए। अगला आवश्यक तत्व ये है कि ऐसी जो चल संपत्ति जो किसी के कब्जे में है, वह सम्मति के बिना हटाई गई हो, यानी कि जिस व्यक्ति का कब्जा था उसकी रजामंदी, उसकी कंसेंट या उसकी सम्मति के बिना हटाई गई हो। अब यानी कि इसका मतलब कि चोरी के अपराध में कब्जेधारी की सम्मति एक अच्छा बचाव मानी जाती है। अर्थात आप ये अभियुक्त ये बचाव ले सकता है कि हजूर हमने चल संपत्ति को हटाया था, लेकिन कब्जेधारी की क्या सम्मत से। और अपराध के लिए आवश्यक है कि कब्जेधारी की रजामंदी के बिना हटाया गया हो। फिर एक बार इसको देखिए। चोरी के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि चल संपत्ति को कब्जेधारी की कंसेंट या रजामंदी या सम्मति के बिना हटाया गया हो। लेकिन अगर सम्मति पाकर हटाया गया है तो वह सम्मति वैध होनी चाहिए। कौन सी सम्मति वैध होगी, इसका निर्धारण आईपीसी की धारा 90 में किया गया है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंसेंट तो पाई गई, लेकिन अगर वह कंसेंट सेक्शन 90 में आ जाती हैं, 90 में आ जाती हैं, तो वह सहमति वैध सहमति नहीं मानी जाएगी और अभियुक्त सहमति का बचाव लेने का हकदार नहीं होगा। यानी कि डरवाकर सम्मत पाई गई, तथ्य का भ्रम दिखाकर पाई गई, या पागल की पाई गई, चित्त विकृत की पाई गई है, या 12 वर्ष से कम का बच्चा है, तो वह किसी कार्य के लिए सम्मति नहीं दे सकता। तो अब बताइए, अगर डरवा कर सम्मत पाई गई है तो क्या चोरी होगी कि नहीं होगी? और अगर भय दिखा दिया गया चोरी में, तो ये चोरी कुछ दशाओं में कन्वर्ट हो जाएगी लूट में। और यही भय दिखाने वाले कम से कम कितने हो? 5। तो ये लूट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डकैती में। तो धारा 90 भी सतर्क रहना है कि आपका सम्मत पाई गई हो, लेकिन धारा 90 से प्रभावित न हो। अगर सम्मत माने बिना सम्मत के ले गया हो तब चोरी। अगर सम्मत लिया लेकिन धारा 90 वाली सम्मत थी, तब ऐसी दशा में मैं बता दूं चोरी का अपराध होगा और सम्मति कोई बचाव नहीं देगी, क्योंकि वह जो रजामंदी होगी कब्जेधारी की, वह वैध नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? अवैध। तो आपका धारा 90 में प्रावधान है। अगला आवश्यकता देखा जाए, हटाना, यानी कि संपत्ति का हटाना। अब हटाना का देखिए, आपका जहां तक हटाने की बात है आपको सतर्क रहना है। आपका संपत्ति को हटाना, यानी कि चोरी के लिए यह आवश्यक है कि संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाया गया हो। अगर संपत्ति वही है तो चोरी का अपराध नहीं होगा। भले चोरी का प्रयास हो सकता है, लेकिन चोरी के लिए संपत्ति को हटाना आवश्यक है। इंग्लैंड में पूरी तरह हटाना आवश्यक है, लेकिन भारत में रंच मात्र मतलब जरा सा भी अगर संपत्ति को हटाया गया, लेकर अभियुक्त संपत्ति को भले न भागा हो,
चोरी के अपराध के लिए क्या है, पर्याप्त हैं। और अंतिम आपका डिसऑनेस्टली यानी कि बेईमानी का इरादा होना चाहिए, बेईमानी से ले लेने के आशय से हटाया हो और हटाते समय इरादा क्या हो, बेईमानी का। इसको देखिए, चोरी के लिए चोरी का जो मूल तत्व है, जो क्रोध है, वह बेईमानी का इरादा है या डिसऑनेस्टली इंटेंशन है। तो फिर एक बार है, ये क्रोध है। अगर बेईमानी का इरादा नहीं था और संपत्ति को व्यक्ति हटाता है तो चोरी का अपराध नहीं होगा। तो बेईमानी का पहले इरादा समझिए, तब इसमें केन मेहरा का कह दीजिएगा और इसमें जब लिखिएगा तो सेक्शन आपका 24 जोड़ना है। देखिए, आपका चोरी के लिए यह आवश्यक है कि संपत्ति हटाते समय बेईमानी का इरादा हो। यदि संपत्ति हटाते समय बेईमानी का इरादा नहीं था और पश्चातवर्ती इरादा बेईमानी का हो गया है तो ये चोरी का अपराध नहीं होगा, बल्कि आपराधिक दुर्विनियोग होगा। यानी कि हर हाल में संपत्ति हटाते समय ही इरादा क्या हो, बेईमानी का। कब बेईमानी का इरादा कब कहा जाएगा है किसी व्यक्ति का, इसका निर्धारण इस आपका आईपीसी की धारा 24 से किया जाएगा। 24 में बेईमानी शब्द को स्पष्ट किया गया है। जबकि एक व्यक्ति सदोष लाभ के लिए या सदोष हानि के लिए कार्य करता है तो हम कहते हैं कि उसका बेईमानी का इरादा है, यानी कि रांगफुल लॉस या रांगफुल गेन। फिर देखिए, उल्टा थोड़ा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं। रांगफुल गेन यानी कि सदोष लाभ, यानी कि गलत तरीके से तुमने क्या पाया है, लाभ। और रांगफुल लॉस यानी कि दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से तुमने क्या पहुंचाया है, नुकसान। तो बेईमानी के लिए बीच में चूंकि या लिखा है या आर लिखा है तो दोनों चीज़ों का एक साथ होना आवश्यक नहीं है। अगर चोर को कुछ लाभ नहीं हुआ लेकिन जिसकी संपत्ति हटाई गई है अगर उसे केवल नुकसान हुआ है तब भी चोरी के लिए पर्याप्त माना जाएगा, क्योंकि बेईमानी का मतलब सदोष हानि और सदोष लाभ नहीं, बल्कि दोनों में से क्या कोई एक भी रहे तो वह पर्याप्त माना जाएगा। इस विषय पर जो केस आया वह आपका केन मेहरा बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस आया, AIR 1957, आपका सुप्रीम कोर्ट। केन मेहरा बनाम महाराष्ट्र। तो मौर्य जी बताइए, मेहरा किसको कहा जाता है? देखिए अरे भाई, एक जाति होती है मेहरा, और क्या होता है? उल्टा अर्थ थोड़े हमेशा दिमाग में भूते प्रेत भरा थोड़े है। मौर्य जी, आशा और पूर्ण विश्वास है कि मौर्य जी जरूर मेहरा शब्द का असली नकली अर्थ बता देंगे। हाँ हाँ, देखिए असली अर्थ नकली अर्थ भी बता दीजिए। और कुछ जानते हैं कि नहीं? अभी जानते हैं, बताएंगे नहीं? चलिए भाई, देखिए अभियुक्त बताने से स्पष्ट इनकार कर दिया, क्योंकि अभियुक्त की बेइज्जती हो सकती है, होना भी चाहिए भाई। एक मेहरा कहा जाता है जो पत्नी का गुलाम हो, आपका उसको कहा जाता है। तो ये यहाँ जाति हैं, आपका मेहरा। तो केन मेहरा ने किया क्या? देखिए, समस्या 2 बार यूपी में बनी है, आपका फिर बता दिया जाए। हो सकता है कि बिहार में ये समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है। तो आपका एकदम हूबहू शब्दों को लिखा है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, भारत सरकार की सम्मति के बिना
भारत सरकार की जहाज को उड़ाकर पाकिस्तान ले जाता है, पाकिस्तानी सरकार जहाज को जब्त करती है, उस व्यक्ति को भारत को वापस लौटा देती है, ऐसे व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया? व्याख्या करिए। तो आपका जवाब रहेगा ऐसे व्यक्ति ने चोरी की। बस केन मेहरा एक ही वाक्य रट रहा था। अब पांचों तत्वों को सेट करिए। पहला, संपत्ति चल संपत्ति थी कि नहीं? तो जहाज चल संपत्ति थी कि नहीं थी? दूसरा, किसी के कब्जे में थी कि नहीं थी? सरकार के कब्जे में। तीसरा, सरकार की हटाई गई कि नहीं? हटाई गई। चौथा, सम्मत से कि सम्मत के बिना? सरकार के सम्मत के बिना। और चौथा, पांचवा, बेईमानी का इरादा था। तो वहीं बेईमानी में ही अच्छे से देखना है। बेईमानी का मतलब ये हुआ कि या तो चोर को कुछ लाभ हो तब भी बेईमानी, या चोर को कुछ लाभ न हो, जिसकी संपत्ति उसे गलत तरीके से क्या पहुंचाया गया है? नुकसान, तब भी बेईमानी। और चोर को कुछ लाभ हो और दूसरे पक्षकार को नुकसान हो, तब भी बेईमानी। लेकिन एक व्यक्ति को लाभ हो, दूसरे को नुकसान हो, ये दोनों चीजें एक साथ होना आवश्यक नहीं है। तो केन मेहरा सुप्रीम कोर्ट में एक ही तर्क दे रहा था कि हजूर हमें चोरी के लिए दंडित न ठहराया जाए, क्योंकि भले हम जहाज लेकर सरकार का गए थे, लेकिन हमें एक पाई का लाभ नहीं हुआ। जहाज तो पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया? जब्त कर लिया। हमें क्या लाभ हुआ? और सरकार कह रही थी, तर्क दे रही थी कि हजूर भले पाक इसे कुछ लाभ न हुआ, लेकिन भारत सरकार को इसने गलत तरीके से, अवैध तरीके से नुकसान पहुंचाया है। और धारा 24 जो बेईमानी परिभाषित करती है, उसमें बीच में और नहीं लिखा है, या लिखा है, यानी कि लाभ हानि दोनों होना आवश्यक नहीं है। अगर एक पक्षकार को नुकसान हो, दूसरे पक्षकार को कोई लाभ न हो, तब भी बेईमानी, क्योंकि बीच में या लिखा है, तो कोई एक भी पर्याप्त होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तर्कों को स्वीकार करते हुए केन मेहरा को चोरी के अपराध के लिए दंडित किया। तो फिर लास्ट लाइन सतर्क क्या रहना, देखिए, बेईमानी पर अटैक कर सकता है। अभी और कल बताएंगे हम, क्योंकि समय भी भाई हो गया है काफ़ी लंबा। कल और हम बताएंगे इसको। लेकिन बेईमानी पर सतर्क ये रहना है कि अगर एक पक्षकार को लाभ हो, दूसरे पक्षकार को कोई नुकसान न हो, तब भी बेईमानी। अगर दूसरे पक्षकार को नुकसान हो, पहले पक्षकार को कोई लाभ न हो, तब भी बेईमानी। और अगर एक पक्षकार को लाभ हो और दूसरे को क्या हो? नुकसान, तब भी बेईमानी। इन तीनों में से कोई एक बात भी अगर रहेगी तो बेईमानी माना जाएगा। जैसे भारत सरकार को नुकसान तो हुआ था इसमें, लेकिन चोर को कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस प्रकार आपका, देखिए, आज एविडेंस ही चल पाएगा, आपका तीसरा सब्जेक्ट नहीं चलेगा भाई, कुछ कारणों से